ओके गाइस, तो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन जो हम करेंगे, मैंने जैसा कि बताया था आपको कि हम जे.आर. मूंगा की बुक यूज़ करेंगे। मेरे पास ये वाला एडिशन है, आप देख सकते हो कि आपका कौन सा एडिशन आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये 15th एडिशन है मेरे पास, इसका वॉल्यूम 2। अब इसमें से मैं आपको थर्ड क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन जो हमारा क्या कहता है, अ हेड ऑफिस इन दिल्ली हैज़ अ ब्रांच इन चेन्नई। अब क्वेश्चन में क्या बोल दिया इसने कि इसका हेड ऑफिस है दिल्ली के अंदर, जिसकी ब्रांच है चेन्नई में, टू विच गुड्स आर इन्वॉइस्ड बाय द हेड ऑफिस। अब देखो, मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको इन्वॉइस प्राइस से, कि इन्वॉइस प्राइस किसे कहते हैं, कि जो आपका सेलिंग प्राइस है, एक इनवॉइस प्राइस है वही आपका सेलिंग प्राइस है। ओके, कि इनवॉइस प्राइस को ही हम सेलिंग प्राइस कहते हैं, कि इनवॉइस प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम ही है। आपको उसी पर करना है क्वेश्चन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो आपका कॉस्ट पर बनाया जाता है, कॉस्ट बेसिस होता है। इसी तरीके से जो आपका ब्रांच अकाउंट होता है, ठीक है, ब्रांच अकाउंट होता है वो आपका इनवॉइस प्राइस पे बनेगा, यानी कि वो सेलिंग प्राइस पे बनाया जाता है। इनवॉइस प्राइस पे कैसे बनता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। वैसे तो जितने भी अकाउंट होते हैं वो सारे बनाए तो कॉस्ट पर ही जाते हैं, बट उसके अंदर इनवॉइस इंक्लूड होता है, यानी कि प्रॉफिट इंक्लूड होता है, तभी उसको हम इनवॉइस प्राइस का नाम देते हैं, क्योंकि इनवॉइस के अंदर हमारा प्रॉफिट क्या होता है, इंक्लूडेड होता है। ठीक है, प्रॉफिट इंक्लूडेड रहता है हमारा इनवॉइस प्राइस के अंदर। अब ध्यान से पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन को, कि गुड्स आर इनवॉइस्ड बाय द ब्रांच बाय द हेड ऑफिस एट 20% प्रॉफिट ऑन सेल प्राइस। अब क्या बोल दिया इसने, 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट ऑन सेल। अब 20% का मतलब क्या है, 1/5, यानी कि 1/5 ऑन सेल, तो 1/4 ऑन कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इन चीज़ों का यूज़ क्या है, ये सारी चीज़ें हम क्वेश्चन के ज़रिए पढ़ेंगे। तो अब इसके बाद हमारी अगली चीज़ बता रही है, ऑल कैश रिसीव बाय द ब्रांच इज डेली रेमिटेड टू हेड ऑफिस। जितना भी कैश है वो हेड ऑफिस में डेली के डेली भेज दिया जाता है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर शो हाउ द ब्रांच अकाउंट विल अपीयर इन हेड ऑफिस बुक्स, कि हेड ऑफ बुक्स के अंदर, यानी कि हेड ऑफ बुक्स के अंदर उसको किस तरीके से अपीयर किया जाएगा, ब्रांच अकाउंट को बनाना है हमें। ऑल्सो प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स एंट्रीज आर टू बी मेड एट इनवॉइस प्राइस। इसने खुद से भी बोल दिया कि इनवॉइस प्राइस पर हमें बनाना है। सबसे पहली चीज़ इसने दे रखी है, स्टॉक ऑन जनवरी 1, 1995 एट इनवॉइस प्राइस। स्टॉक हमें इनवॉइस प्राइस पर दे रखा है 62,500। अब इसी तरीके से देखो, अगर साइलेंट का केस है तो आप उसको इनवॉइस प्राइस मानो, कॉस्ट प्राइस मानो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जितना हो सके उसको इनवॉइस प्राइस पे मान के क्वेश्चन करना। डेटर्स आपको गिवन है, और इनवॉइस प्राइस हमेशा निकलेगा किस चीज़ पे आपको देखना है। ये सारी चीज़ें जो भी आपको देखनी है ये हमेशा आपको गुड्स पर ही देखना है, किसी और चीज़ पे मत देखना, गलतियां मत करने लगना छोटे बच्चों की तरह कि डेटर्स पे इनवॉइस प्राइस आप कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि सेलिंग प्राइस किसका होता है, हमेशा गुड्स का। तो ये सारी कैलकुलेशन हमेशा किस पर होगी, गुड्स पे। गुड्स सप्लाइड बाय हेड ऑफिस, हेड ऑफिस ने जो गुड्स सप्लाई किए, यानी कि मेरा फॉर्मेट पहले याद रखना, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलना पूरे। कैश सेल्स, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, ये चेक रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस से हमें चेक मिला है इन चीज़ों के लिए। स्टॉक दे रखा है लास्ट में आपको। ओके, अब आपको क्वेश्चन में आगे बता देता हूँ, क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब हम अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। पहला है हमारा ब्रांच डेटर अकाउंट मैं बनाऊंगा। ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनेगा, मुझे कैसे पता चला? सबसे पहली बात ये आपके माइंड में आनी चाहिए कि आपको ब्रांच डेटर अकाउंट बनाना है नहीं या नहीं, क्योंकि इसने नेसेसरी अकाउंट बनाया है। तो नेसेसरी अकाउंट कौन कौन से हैं, जरा गौर कीजिए कि ब्रांच डेटर अकाउंट में क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर उसकी डिटेल गिवन है। अगर ब्रांच डेटर अकाउंट की डिटेल्स गिवन है तो आप बनाओ, नहीं गिवन तो मत बनाओ। सबसे पहली चीज़, डेटर्स के बारे में आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है सारी उठा लो। डेटर्स ऑन 1/1/1995 कितना दे रखा है, 60,000, यानी कि टू बैलेंस BD, यानी कि ओपनिंग डेटर आपको गिवन है कितने, 60,000। ओके, ओपनिंग बैलेंस आपको गिवन है कितना, 60,000। गुड्स सप्लाइड बाय हेड ऑफिस, इसमें डेटर्स का कोई काम नहीं है, कैश सेल्स डेटर नहीं आते। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, ये वही चीज़ है जो मैंने फॉर्मेट में लिखवाया था, मीन्स कैश कलेक्शन। तो आप इसको कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर भी लिख सकते हो या फिर कैश कलेक्शन भी लिख सकते हो।
कैश कलेक्शन कितना है आपका 1,47,500। इसके बाद हमें दे रखा है गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, ये भी नहीं आएगा। चेक रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, इसमें से भी कुछ नहीं आने वाला। स्टॉक ऑन 31 मार्च, ये भी नहीं आएगा। डेटर्स गिवन है हमें क्लोजिंग के डेटर गिवन है बाय बैलेंस सीडी, जिसको हम लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। कितना गिवन है हमें 1,12,500। ओके 1,12,500। इसके बाद कोई टर्म गिवन नहीं है हमें एसेट के लिए। ये सारी चीज़ें आपके करने के बाद आपको कैलकुलेशन करनी है। यहाँ से कैलकुलेशन कीजिए। यह आएगा आपका 2,60,000। इस 2,60,000 के साथ आपको 60,000 माइनस करोगे और यहाँ पर क्या बचा, मैं आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ। अब क्रेडिट सेल, सॉरी, यह आएगा आपका बैलेंसिंग फिगर। कितना आएगा 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए क्या आया आपका बैलेंसिंग फिगर। अब ध्यान से समझना कि ब्रांच डेटर अकाउंट आपने प्रिपेयर तो कर लिया, लेकिन बैलेंसिंग फिगर मैंने क्रेडिट सेल क्यों लिया, क्योंकि जो भी चीज़ आपकी क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में बैलेंस, जो चीज़ें मैंने फॉर्मेट के अंदर लिखवाई थी, वो सारी चीज़ें में से आपको जो चीज़ गिवन है, जैसे बैलेंस बीडी गिवन था तो मैंने ये नहीं माना। अगर आपको क्रेडिट सेल गिवन थी और बैलेंस बीडी ना गिवन होता तो ये मान लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरीके से कैश कलेक्शन, इसी तरीके से बैलेंस सीडी। अब कैश कलेक्शन, बैलेंस सीडी, बैड डेट्स, अगर सब चीज़ गिवन है तो क्रेडिट साइड में से भी आप किसी को भी मान सकते हो, लेकिन पहली प्रेफरेंस आप इसी को देनी है। पहली मैं बता रहा हूँ, सेकंड में आप कहीं भी चले जाओ। अगर आपको कुछ गिवन नहीं है, ठीक है, और आपकी बैलेंसिंग फिगर आ रही है, सबसे पहले आपको कैश कलेक्शन को मानना है। और अगर इधर से आता है तो आपको पहली प्रेफरेंस यही देनी है कि ये वाला, ठीक है, क्रेडिट सेल। अगर आपको बैलेंस बीडी गिवन हो या ना हो, अगर क्रेडिट सेल गिवन हो या ना हो, सपोज कीजिए दोनों गिवन नहीं होता और फिर बैलेंसिंग फिगर आ रहा होता तो आप क्रेडिट सेल को ही मानते बैलेंसिंग फिगर आपका, ठीक है। तो यह आपका ब्रांच डेटर अकाउंट बन गया। चलिए अब हम ब्रांच अकाउंट बनाते हैं। हम बनाएंगे अपना ब्रांच अकाउंट। ब्रांच कौन सी है, चेन्नई, तो आप लिख सकते हो चेन्नई ब्रांच अकाउंट। ओके, ये हमारी डेबिट साइड, ये हमारी क्रेडिट साइड। इधर हमारे सारे अमाउंट हो जाएंगे पर्टिकुलर्स के साथ। ओके, तो चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं अपना। पहले सबसे पहली चीज फॉर्मेट के अकॉर्डिंग याद रखना, सबसे पहले हमें क्या देते हैं, बैलेंस बीडी। सबसे पहले हमें बैलेंस बीडी डालना होता है एसेट का। एसेट का बैलेंस बीडी क्या है, देखिए स्टॉक गिवन है हमें 62,500। स्टॉक गिवन है हमें 62,500। अब जो काम मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया वही सारी चीज़ें हम फिर से करेंगे। स्टॉक तो गिवन है 62,500, साथ के साथ ये बोला गया ये इनवॉइस प्राइस पर है। अगर नहीं बोला जाता तो साइलेंट केस में मैं मान सकता हूँ। अब 62,500 बोला है, साथ के साथ इसने क्या बोला था कि 1/5 ऑन सेल एंड 1/4 ऑन कॉस्ट हो जाएगा। ये जो प्रॉफिट इसने बोला है उसको मैं प्रॉफिट कहूँ या लोड कहूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ये 62,500 का जो मुझे अमाउंट गिवन है स्टॉक, इसमें से मुझे लोड अलग करनी पड़ेगी। रीज़न क्या है कि जो भी अकाउंट, वैसे तो जितने अकाउंट प्रिपेयर होते हैं सारे कॉस्ट पे प्रिपेयर होते हैं, लेकिन आपको अगर उस क्वेश्चन में इनवॉइस प्राइस गिवन है आपको, तो आपको उसको कॉस्ट को करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर क्या करना है कि इनवॉइस प्राइस को लेना है और उसमें से प्रॉफिट को अलग निकाल के रख देना है, ताकि जो अमाउंट है उसकी कॉस्ट प्राइस पर ही वो अकाउंट बने और हमें प्रॉफिट का ही पता लग जाए, ठीक है। तो इसी तरीके से अमाउंट जो आपका कॉस्ट अकाउंट जो है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग पर बन जाएगा और प्रॉफिट भी आपको मिल जाएगा। तो 62,500 आपका इनवॉइस प्राइस पर है। अगर मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो चेक करना है 1/5 ऑन सेल है तो इसका मुझे 1/5 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे ये सेलिंग प्राइस गिवन है, तो इसका 1/5 करेंगे हम। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आप कैलकुलेटर का यूज अब कर सकते हो। अभी तक आपने किया नहीं था लेकिन अब आप कर सकते हो। 62,500 जो आया, 12,500 आया आपका 62,500 की कैलकुलेशन पे, तो इसको आप किस नाम से लिखोगे?
ये जाएगा आपका स्टॉक रिजर्व, ओके, ये जाएगा आपका स्टॉक रिजर्व जो आपने लोड निकाली है, कितनी गई 12,500 रुपये, 12,500 की आपकी लोड आ गई। तो देखिए हमने स्टॉक की कैलकुलेशन तो कर दी। अब इसके बाद ओपनिंग स्टॉक में हमें क्या गिवन है, डेटर्स भी गिवन है, तो हम क्या लिखेंगे, डेटर्स, डेटर्स कितना है 60,000 रुपये, यह आ गया आपका 1,22,500, 1,22,500। नेक्स्ट हमारा गिवन है गुड्स सप्लाइड बाय हेड ऑफिस, तो ये वही चीज है गुड्स सेंड टू ब्रांच जो हमने फॉर्मेट में कवर कर चुके हैं। आप फॉर्मेट खोल के देखिए, गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स सप्लाइड बाय हेड ऑफिस कितना दे रखा है आपको 2 लाख रुपए। मैंने क्या बोला, साइलेंट के केस में आप इसको इनवॉइस प्राइस पे मान सकते हो। तो बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, इसमें से इसकी लोड अलग करेंगे, ठीक है। तो जितनी भी लोड है, अगर अमाउंट आपका जो इधर डाल रखा है तो लोड आ जाएगी उसके ऑपोजिट साइड, याद रखना हर किसी की। तो यहाँ पर 2 लाख रुपए जो आपका इनवॉइस प्राइस पे गिवन है, इसका 1/5 का आप कैलकुलेट करोगे तो 40,000 क्या आ गई आपकी लोड, 40,000 आपकी क्या आ गई, लोड आ गई। इसी के साथ कैश सेल्स गिवन है और कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर तो हमने डाल चुका ऊपर। अब यहाँ पर क्या गिवन है आपको, कैश सेल्स। तो यहाँ पर आपको बाय बैंक से हम जो रेमिटेंस करते हैं, एक तो कैश सेल की, कैश सेल कितना गिवन है 80,000 रुपये, ठीक है, कैश सेल्स 80,000 रुपये गिवन है। और साथ साथ चेक कर लेते हैं कि कुछ और रेमिटेंस तो नहीं हुई, आगे कुछ नहीं हुआ, तो कैश सेल हमने लिखा 80,000, ओके। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, लिखा है कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, ये हो गया गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस। अगर गुड्स इधर बेचे जा रहे हैं तो रिटर्न इधर हो जाएंगे, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स सेंड टू ब्रांच ही लिखना है आपको और ब्रैकेट में शो कर देना है रिटर्न, गुड्स सेंड टू ब्रांच और ब्रैकेट में शो कर दिया रिटर्न, कितना है 12,000। अब ये 12,000 आपको पता है कि साइलेंट केस है, साइलेंट के केस में इनवॉइस प्राइस पे चलेंगे, तो फिर ऑपोजिट साइड पे गुड्स सेंड टू ब्रांच के नाम से लोड लिख दो ब्रैकेट में। इस लोड में 12,000 पर आपको निकालना है, 12,000 का 1/5 कीजिए, चलिए जल्दी से कैलकुलेटर उठाइए। तो 12,000 का चलिए जल्दी से 1/5 कीजिए, ये आएगा आपका 2400। अब इस 2400 को इस साइड शो कर दीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम अपनी अगली टर्म चेक करते हैं। गुड्स रिटर्न हो गया, चेक रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, हेड ऑफिस से हमें चेक रिसीव हुआ है वेजेस एंड सैलरीज के लिए, रेंट टैक्स एंड टैक्सेस के लिए और सन्ड्री एक्सपेंस के लिए। आपको समझ में आ गया कि ये सारे के सारे क्या है, एक्सपेंसेस, और सारे एक्सपेंसेस ब्रांच अकाउंट में कहा जाते हैं डेबिट साइड, तो टू बैंक से एक्सपेंसेस। आप चाहो तो इनका नाम भी लिख सकते हो, नाम लिखोगे तो ज़्यादा बेटर है, मैं बिना नाम के कर देता हूँ। 72,550 जो इन्होंने टोटल गिवन है, मैंने उसको उठा लिया, ठीक है। आप इनके अलग अलग नाम करके भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख दोगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। स्टॉक आपको क्लोजिंग गिवन है, डेटर आपको क्लोजिंग गिवन है, लायबिलिटी फॉर पैटी एक्सपेंस 550 रुपये गिवन है, लायबिलिटी है पैटी एक्सपेंसेस की। अगर लायबिलिटी लास्ट में गिवन है तो आपको क्या लिखना है, इसका सबसे पहली चीज टू बैलेंस CD। आपको पता है ना कि लायबिलिटी फॉर पैटी एक्सपेंस, लायबिलिटी फॉर पैटी एक्सपेंस कितना है, देखिए 550 रुपये। मैंने लास्ट वाली चीज़ अभी से क्यों लिख दी, रीज़न क्या थोड़ा सा समझाना है इसके ऊपर, बाकी सारी चीज़ आपको पता ही है कि ओपनिंग लायबिलिटी जब इधर आती है तो क्लोजिंग लायबिलिटी इधर आएगी। आपको नजर आ रहा है कि बैलेंस CD लायबिलिटी फॉर पैटी एक्सपेंस कितना गया 550 रुपये। तो ओके, जैसा कि हमने बैलेंस CD तो डाल दिया लायबिलिटी का, अब बैलेंस CD हमें डालना है एसेट साइड का। तो बाय बैलेंस CD, अब हम बैलेंस CD किसका डालेंगे, अपने एसेट का। तो एसेट का बैलेंस CD हम चेक करते हैं कितना कितना गिवन है। एक तो स्टॉक का दे रखा है हमें 75,000 और डेटर का दे रखा है 1,12,500। तो स्टॉक का दे रखा है हमें 75,000 और डेटर्स का दे रखा है 1,12,500। इसको ऐड कर लेंगे, 187,500। आप कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हो
कोई मना ही नहीं है। अब ध्यान से देखें, स्टॉक हमने लिख दिया 75,000 की, हमें इनवॉइस प्राइस पे दे रखा है। अब आपको पता है कि अगर इनवॉइस प्राइस पे गिवन है तो इसमें से हमें लोड अलग करनी होगी। तो 75,000 का हमारे पास स्टॉक रखा हुआ है, इसमें से अगर लोड निकालेंगे, क्योंकि इनवॉइस प्राइस पर है, सेलिंग प्राइस पर है, इसीलिए 1/5 करेंगे। इसका 1/5 हम कैलकुलेट करेंगे, कितना आएगा 15,000। तो 15,000 जो आया मेरा, उसको मैं एक ऑपोजिट साइड अपनी लोड के नाम से लिख दूंगा। लोड जब हम याद रखना, जब ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की लोड डालेंगे तो हम उसको स्टॉक रिजर्व के नाम से डालेंगे। स्टॉक रिजर्व कितना है मेरा 15,000 रुपये। तो ओके, जिस तरीके से हमने देखा कि आपने स्टॉक भी डाल दिया, स्टॉक का आपने स्टॉक रिजर्व भी कैलकुलेट करके कर दिया, यानी कि उसकी लोड निकाल के उसको अलग कर दिया। अब इसके बाद हमें चेक करना है कि क्वेश्चन में कोई टर्म रह तो नहीं गई। याद रखना, हर एक क्वेश्चन में चेक करनी है हमें कि क्वेश्चन में कोई टर्म रहती तो नहीं है। अब यहाँ पे आपने सारी टर्म्स पढ़ ली, स्टॉक, डेटर्स, गुड्स सप्लाइड बाय, ये सारी चीज़ें आपने डाल दी। वैसे तो सारी चीज़ें हो गई, लेकिन एक चीज़ मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन को क्या बोला गया है। यहाँ हमारे क्वेश्चन में शुरू में क्या लिखा हुआ है, ज़रा पढ़िए इसको, कि ऑल कैश रिसीव्ड बाय द ब्रांच इज डेली रेमिटेड टू हेड ऑफिस, कि जितना भी कैश रिसीव हो रहा है वो सारा का सारा हेड ऑफिस में डेली क्या हो रहा है, रेमिट किया जा रहा है। अगर डेली के डेली उस कैश को रेमिट किया जा रहा है तो कैश रेमिटेंस का जो अमाउंट है, यानी कि जो कैश रिसीव हुआ, यानी कि ये कैश कलेक्शन हमें 1,47,500 जो हमें रिसीव हुआ, उसको भी हम क्या करेंगे, भेज देंगे, रेमिट कर देंगे। तो जिस तरीके से हमने कैश सेल को, कैश में जो सेल करी उसका पैसा भेज दिया हेड ऑफिस को, इसी तरीके से जो हमें कैश कलेक्शन हुआ उसका पैसा भी हम हेड ऑफिस के अंदर भेज देंगे। तो इसीलिए ये डेटर अकाउंट से मैंने बताया था कि ये बाकी सारे अकाउंट जो होते हैं वो छोटे छोटे अकाउंट हमारे इस ब्रांच अकाउंट को बनाने में हेल्प करते हैं। तो इसी तरीके से ये जो कैश कलेक्शन है हमारा, इस कैश कलेक्शन को उठा के मैं इसी अकाउंट में यहाँ पर रेमिटेंस के नाम से या फिर कैश कलेक्शन के नाम से लिखकर भेज दूंगा 1,47,500। अब जैसा कि मैंने ये लाइन पढ़ के बताया, कि हेड ऑफिस को डेली रेमिट कर रहे हैं कैश को, अगर ये लाइन नहीं बोली गई होती तो भी हमें कैलकुलेट करके ये वाला अमाउंट डालना ही था, ठीक है, क्योंकि साइलेंट के केस में भी हमें डालना ही है। अगर वो मना कर दे कि डेली कैश रेमिट नहीं हो रहा, वो साल के एंड में रेमिट किया जाता है, तब हमें नहीं करना। लेकिन अगर वो ये वाली लाइन बोलता है या नहीं बोले, साइलेंट करे, तो आपको कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर वाला अमाउंट भी उठा के डाल देना है। अब ज़रा इसको कैलकुलेट कीजिए, यह आएगा आपका 2,27,500। अब हमने सारी आइटम डाल दी, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। अब हमें लास्ट में क्या करनी है, हमारी कैलकुलेशंस। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं। आप कैलकुलेटर का यूज़ करके कैलकुलेट करके देखिए आपका आंसर क्या आता है। तो देखिए जैसे कि हमारा आंसर आ चुका है 66,500, आपका भी आ गया होगा, मैंने कैलकुलेट करके लिख दिया है यहाँ पे 66,500 हमारा प्रॉफिट आ गया। और आपको बता दूँ मैं कि ये हमारा बीकॉम का ही क्वेश्चन है, आपके पेपर के अंदर आया हुआ है पिछले सालों में, प्रीवियस ईयर के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। उसी के बेस पर आप देख सकते हो कि कितना आसान क्वेश्चन था। आपने सिर्फ 2 वीडियो देखी और एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपने कवर कर लिया। इसी तरीके से आप आगे भी क्वेश्चन को कवर करते जाओगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए।